Hello students, myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry. Once again welcome to all of you in the second E-lecture on the covalent bond. Students, पिछले टर्न पे मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इनके बारे में बताया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आई है। ठीक है, तो वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड को शुरू में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई है। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो लेस ने दी थी। उसने ये कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनते हैं और इसमें हर एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है और ये थ्योरी जो है ऑक्टेट रूल के ऊपर भी डिपेंड करती थी। लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए थ्योरी वहां पे डिस्कार्ड कर दी गई। फिर आपकी आई सिड्विक पावेल थ्योरी। सिड्विक पावेल थ्योरी जो थी वो उसने क्या करा कि जो शेप जो थी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की या आयंस की, उसने इस थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, है ना। तो वो ये कहता है कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके बेस पे अपन किसी भी मॉलिक्यूल और आयन की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये सब थ्योरी पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद आई आपकी VSEPR थ्योरी और फिर आई आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि सबसे मतलब इन सब थ्योरीज में बेस्ट है अभी तक। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी सबसे पहले हिटलर एंड लंदन ने दी थी। उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और डायरेक्शनल नेचर को इंक्लूड किया। इससे अब ये थ्योरी मेनली सब मिलके क्या कहलाती है, हिटलर, लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर थ्योरी। तो चाहे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलिए, चाहे हिटलर, लंदन, पॉलिंग एंड स्लेटर थ्योरी बोलिए। और ये जो है वो LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके मेन पॉइंट्स क्या है कि इसमें ये कहती है कि जो शेयरिंग करने वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, आपस में जो बॉन्डिंग बनाने वाले, सॉरी शेयरिंग नहीं, बॉन्डिंग बनाने वाले, जो बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल है वो राइट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है वो एक सर्टेन लिमिट पे ही कन्फाइंड होती है, वहां तक जहां तक भी इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनमें मिनिमम हो। ठीक है, तो यदि उससे और पास आएगी, एक निश्चित दूरी तक ही आते हैं, ये ओवरलैपिंग एक निश्चित दूरी पर ही होती है। और वो दूरी कौन सी होती है, जहां पर जो कंबाइनिंग एटम है उनके दोनों के बीच के न्यूक्लियस और इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ओवरलैपिंग है इसके कारण पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इससे जो एटम है या जो कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, वो आइसोलेटेड एटम की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, सारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन्हीं एटम की उन्हीं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पेयर पॉसिबल है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यदि मान लीजिए किसी एटम के पास सफिशिएंट नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के नहीं है ग्राउंड स्टेट में, तो क्या करता है कि वो हाई एनर्जी में वो एक्साइट हो जाता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे कि आपके जो जरूरी आवश्यक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मिल सके। या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यदि अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में है, तब फिर क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं और इनमें ओवरलैपिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसको अपन किस एग्जांपल से ले सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल से अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, हिटलर और लंदन ने जो ये जो थ्योरी दी थी
सबसे पहले इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हेल्प से ही दी थी। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। अपन जब भी किसी चीज की नई डिस्कवरी करते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल चीज है उस पर स्टडी करते हैं। जब वो सिंपल चीज किसी भी सिंपल तो केमिस्ट्री में तो क्या है, सिंपल कंपाउंड पर जब वो बिल्कुल फिट बैठती है या इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है, तब अपन उसको दूसरे आइटम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, इसे इन्होंने क्या करा, इस सिंपल मॉलिक्यूल को, और क्योंकि इसमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, नॉन पोलर है, जैसे कि कल मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया। अब मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम है H1 और H2, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें से एक को मान लीजिए Ha कह दिया और एक को H2 कह दिया। ठीक है, और अब जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनफाइनाइट डिस्टेंस में, जब तक तो इनकी आइडेंटिटी है, जैसे जैसे ये पास आते हैं इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। जब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, तब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन का है। जैसे मान लीजिए Ha, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन उसको यदि 1 से रिप्रेजेंट करें, Hb के इलेक्ट्रॉन को 2 से रिप्रेजेंट करें, तो अपन ये कह सकते हैं दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन Ha के पास है या ये दूसरा वाला Hb के पास है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दूसरा वाला इसके पास और पहला वाला इसके पास हो, ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, हो सकती है ना। फिर क्या है, अब मान लीजिए इन दोनों जो हाइड्रोजन एटम है उनका जो वेव फंक्शन है वो शाई है, तो एक वन वाले को यदि मैं शाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड वाले को अपन शाई 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शाई 1 क्या हो गया, ये हो गया A1 और B2, यानी एक वाले ए वाले इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है और बी वाले का इसके पास है। लेकिन शाई 2 क्या होगा, जो सेकंड वाली कंडीशन थी, इसके पास तो इसका इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, तो शाई 1 और शाई 2 दो वेव फंक्शन पॉसिबल है ना। अब ये दो वेव फंक्शन है, लेकिन इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, जो एक्चुअल वेव फंक्शन है वो कैसे होगा, जब ये दोनों इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद जो बनेगा वो होगा, जो वेव फंक्शन मिलेगा वो होगा इसका एक्चुअल वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये जो शाई है इसकी वैल्यू है C1 शाई 1 प्लस C2 शाई 2, मतलब जो टोटल वेव फंक्शन है ना, टोटल वेव फंक्शन किस किस के बराबर हो गया, शाई 1 प्लस शाई 2 के बराबर। लेकिन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाता है मिक्सिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 शाई 1, शाई 1 की वैल्यू यदि अपन यहां से लें तो C1 शाई A1 शाई B2, ये तो हो गई शाई 1 की वैल्यू, और शाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू शाई A मतलब A2 और शाई B1। ठीक है, ये जो C है ये कहलाता है आपका मिक्सिंग कॉफिशिएंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2, यानी C1 की वैल्यू यदि 1 है तो C2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, +1 और -1, दो वैल्यू होंगी। यदि C1 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, +-1। वाई, बिकॉज C1 इज इक्वल टू +-C2। ठीक है, तो अब दो तरीके के हमारे पास वेव फंक्शन पॉसिबल है। देखिए शाई एस और शाई ए। शाई एस तो होता है आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन और शाई ए होता है आपका एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, ये एस तो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन और ए है आपका एसिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, क्यों, अब देखिए अपन शाई एस की यदि वैल्यू निकालें, शाई एस क्या होगा, क्योंकि अपन क्या करें, शाई इज इक्वल टू शाई 1 प्लस शाई 2, और शाई 2 के आगे अपन क्या, C1 इज इक्वल टू +-C2, यानी एक बार तो शाई 1 और शाई 2 जुड़ जाएंगे और एक बार शाई 1 और शाई 2 माइनस हो जाएंगे। शाई ए में से शाई बी
माइनस हो, Ψ1 में से Ψ2 माइनस हो जाएगा। तो Ψs तो क्या होगा, Ψa1 Ψb2 प्लस Ψa2 Ψb1, जैसे कि अभी अपन ने निकाला था, है ना। और ए सिमेट्रिक क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, एक बार तो ये प्लस हो जाएंगे और एक बार ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, Ψs को तो अपन क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो Ψs है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करने पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। और Ψaसिमेट्रिक जो है वो चेंज हो जाता है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वेव फंक्शन है Ψs और Ψa, यानी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इन से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यदि अपन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट करें तो देखिए इस तरीके का डायग्राम हमें मिलता है, ठीक है। Ψa और Ψs को हम किससे कर रहे हैं, इससे रिलेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। किसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो हमें इस तरीके का कर्व मिलता है, ये एक ये और एक ये दो, है ना, जिसमें Ψa जो है वो तो क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में रिपल्शन फोर्स शो करता है, ठीक है। Ψa, ठीक है। और Ψs, Ψ सिमेट्रिक जो है वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका बॉन्डिंग स्टेट में अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये Ψs यहाँ पे, सॉरी ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये प्लस आएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, है ना। अब Ψa जो है वो क्या कर रहा है, रिपल्शन फोर्स इन द नॉन बॉन्डिंग स्टेट, और ये कर रहा है बॉन्डिंग स्टेट में अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन में होते हैं, और जब सेम स्पिन में होते हैं तो जब दो एटम आपस में पास पास आते हैं तो जो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और बॉन्ड जो है वो नहीं बनता है। और जो Ψs है यानी सिमेट्रिक है, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ये प्लस आएगा, है ना, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने Ψs क्या कहा है, Ψs तो जब इनकी दोनों वेव फंक्शन जुड़ जाएंगे, और Ψ एंटी बॉन्डिंग जब इनकी ये माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या हुआ तो हाँ, अपन क्या करते हैं, जो Ψ सिमेट्रिक है वो क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। तो जो ओवरऑल एनर्जी जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, है ना, जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती है, बढ़ती है, ये क्या होती है, कम होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचने के बाद ये मिनिमम होती है, और उसके बाद ये फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, ये यहाँ पे क्या है, अपन कहते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एसिमेट्रिक का जो वेव फंक्शन है या वेव फंक्शन के एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से तो क्या होता है कि रिपल्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, और जो है स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बनता है, ठीक है।
तो ये अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में बता सकते हैं। ठीक है। तो अब अपन क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम, इसको तो अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितनी आती है, 0.80, और बॉन्ड एनर्जी आती है 70 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। लेकिन ये क्या एक्सपेरिमेंटल, यदि अपन इनको देखें तो इतना नहीं आता। एक्सपेरिमेंटली इनकी जो आती है वो बॉन्ड डिस्टेंस तो आती है 0.8, और जो बॉन्ड एनर्जी आती है वो आती है 109 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा, इसके लिए पॉलिंग ने सजेस्ट किया कि इसमें क्या है, थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है, थोड़ा सा होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो कोवेलेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ आयनिक प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होती है। ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो हिटलर और लंदन ने दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होता है। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कुछ आयनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे कर दूं, ये है Ha-। ठीक है। और ये प्लस हो गया, और ये क्या है यानी एक बार तो Ha के पास क्या है, जो दो हाइड्रोजन एटम है उसमें आयनिक ए वाला एटम जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और दूसरे में ए वाला जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो जब ये नेगेटिव है तो बी वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव है तो बी वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉलिंग क्या कहता है, जो बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहता है कि जो दो स्ट्रक्चर हिटलर और लंदन ने बताए थे उसके अलावा कुछ आयनिक कैरेक्टर और होते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, जिसमें एक बार तो ए पे नेगेटिव है, यदि ए पे नेगेटिव तो बी पे पॉजिटिव है, और यदि ए पे पॉजिटिव है तो बी पे नेगेटिव होता है। ठीक है। ये बताता है। तो अब अपन यदि इन आयनिक ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके भी वेव फंक्शन निकाले, अभी तो अपन ने दो उनके निकाले थे Ha और B के, अब अपन इन आयनिक वालों को भी निकाले। ठीक है। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो होगा, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा जिसमें A पे नेगेटिव था, तो इसका क्या होगा, A का यदि एक बार तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक बार इसके पास है। फोर्थ क्या होगा, B के पास 1 है और ये आ गए है ना। ठीक है। अब यदि हम इन आयनिक स्ट्रक्चरों को इंक्लूड करें तो एक्चुअल वेव फंक्शन क्या होगा, जो अपन ने वेव फंक्शन निकाला था ना उसमें ये दोनों वेव फंक्शन भी जोड़ो। तो अपन ने वेव फंक्शन टोटल क्या है, Ψ1 Ψ2 प्लस Ψ2 Ψ1 ये अपन ने निकाला था। यानी एक बार एक इलेक्ट्रॉन यदि ए के साथ है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें इसके साथ है। प्लस क्या होगा, ये Ψ3 और Ψ4 के अपन इनको वेव फंक्शन को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू Ψ3 एंड Ψ4। ठीक है। अब यदि अपन इन सबको गुणा करें, ये तो अपनी कोवेलेंट वाली हो ही गई थी, है ना, और ये क्या है अपनी आयनिक वाली। तो अब अपन यदि इसको खोलते हैं तो ये आ ही गया इतना, तो प्लस इसको यदि अपन खोले लैम्डा इंटू Ψ2। ठीक है। और Ψ1 Ψ2 ये आ गया। या ये कह सकते हो कि टोटल जो लैम्डा वो होगा सिमेट्रिक होगा, वो क्या होगा, एक तो ये इस शाई को ही अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो शाई कोवेलेंट प्लस लैम्डा शाई आयनिक, ये इसका एक्चुअल वेव फंक्शन होता है। जहां पे ये जो लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा एक कॉफिशिएंट है जो कि आयनिक स्ट्रक्चर जो आपके थर्ड और फोर्थ है ये कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने में, ये उसको शो करता है। ठीक है। यानी प्योर तो है कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट और टू सेकेंड स्ट्रक्चर, लेकिन आयनिक फॉर्म कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसको मेजर करता है।
तो इसके बाद जब इसने दो आयनिक स्ट्रक्चर और जोड़ दिए तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई 95 किलो कैलोरी, और बॉन्ड लेंथ अपनी कितनी हुई 7.78 एंगस्ट्रॉम। ये काफी क्लोज आ गई इसके, ठीक है। तो ये है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बनाना, ठीक है। तो इन ब्रीफ अपन क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या है कि जो अलग इक्विवेलेंट एनर्जी के मतलब समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। और कितने बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में यदि हो सकता है कि ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग के। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इस क्योंकि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इससे जो ऑर्बिटल है हमेशा इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि जो इनके बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके, ठीक है। तो ये तो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट टर्म पे अपन इसकी लिमिटेशन और कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।